अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हम सब ये सुनते आए हैं और अब भी ये जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आखिर ये रीढ़ की हड्डी क्यों है, और फिर अगर रीढ़ की हड्डी है तो ये कमज़ोर क्यों होती जा रही है? ज़राअत बड़ी पीछे गई है, लेकिन फिर अभी कुछ अरसे में अच्छी खबरें आना भी शुरू हुई हैं। अभी ताज़ा जो हमें खबर मिली है वो ये कि गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है और पैदावार अच्छी होने की वजह से वो जो रकबे की किल्लत थी, जहाँ हमने ज़ेरे काश्त रकबा था वो निस्बतन कम था, तो वो भी कमी पूरी हो गई है। और ऐसा लगता है कि अगर हमने मैनेजमेंट ठीक की तो शायद हमें गंदम बाहर से मंगवानी भी ना पड़े। तो ये बड़ी खुशी की खबर है और इसमें हमारे काश्तकारों की बड़ी मेहनत शामिल है। अल्लाह ताला का फजल अपनी जगह पर मौजूद रहा, लेकिन महकमा ज़राअत ने भी अपनी तौर पर कोशिश की, भाग दौड़ की। तो हम ये एक जॉइंट वेंचर है, टीम वर्क का नतीजा है, इसको जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत भी बड़ी आगे बढ़ी है और ये तहैया किया है कि हम यही मंजर जो है कपास में भी पैदा करेंगे। कपास भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करेंगे और तरगीबात भी काश्तकारों को दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हो। हमारे जो ज़र मुबादला पर बोझ है वो कम हो। फिर हमारी इंडस्ट्री जो कपास से मुतल्लिक़ है, जिनिंग की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है और फिर और दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी चलें और हम एक्सपोर्ट में भी आगे जाएँ। ये मजमूई तौर पर जो ज़राअत की कैफियत है, ये हमारा आज का मौजू है। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं जनाब अंजुम अली भुट्टर साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं महकमा ज़राअत तौसीक़ पंजाब के। पूरे पंजाब की जो ज़राअत है इनसे बेहतर कोई नहीं समझता और क्या इक़दाम हो रहे हैं वो भी इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि ये जो खुशी की खबरें हैं, ये आप खुद भी इसके साथ अपनी तवानाई महसूस कर रहे होंगे, खुशी महसूस कर रहे होंगे कि चलें इस बुरानी कैफियत में ये अच्छी खबर आई कि गंदम की बड़ी अच्छी फसल हो गई। जी बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं ज़िम्मेदारों के साथ। बुनियादी तौर पे जी ये एक कम्बिनेशन होता है अल्लाह ताला की बरकत, ज़िम्मेदार की मेहनत और महकमाना कारकर्दगी, और इसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ और जो हुकूमत की तरफ से ज़िम्मेदारों के लिए कुछ जो डिविडेंड्स हैं, जो इनामात हैं, जो तरगीबात हैं, ये सब का मिल मिला के होता है। लेकिन अखीर के अंदर चूँकि ज़राअत एक ओपन इंडस्ट्री है, अल्लाह ताला की बरकत जब तक शामिल हाल ना हो, ठीक है, इसको लोग नेचर कहते हैं, उस वक्त तक कुछ मुमकिन नहीं है। तो इस साल भी अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, उनकी बेपाया जो इस वक्त हमारे ऊपर रहम था उसकी जिस बड़ी वजह बारिश को, जिस तूफानी बारिशों को हम ज़हमत समझते रहे, वो अमली तौर पर रहमत साबित जी। चूँकि हम एग्रीकल्चर को डील करते हैं, हम क्रॉप सेक्टर को देखते हैं, तो हमारे लिए ये कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं थी, एक्सेप्ट जहाँ पे ये 4 स्पेल आए, 2 हल्के स्पेल थे, 2 बड़े हैवी स्पेल थे। उसमें जहाँ आपको परेशानी नहीं थी? जी, हमें ये नज़र आ रहा था कि चूँकि ये कोल्ड स्पेल इंक्रीज़ कर गया है, ठीक है, और जो हमारी गंदम हमने 90% गंदम टाइम पे काश्त कर दी है, और उसमें जहाँ जहाँ हमें इनपुट की कमी आई, तो जो एक्सटेंडेड पीरियड हमें क्रॉप ग्रोथ का मिला है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट होगा। तो हम इनिशियली तो ये असेस कर रहे थे कि अगर हमें कहीं नुकसान होता है तो हमें जो फ़ायदा हो रहा है उससे हम ऑफसेट कर देंगे, बल्कि उससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम तो काश्तकारों को घबराहट का शिकार होते देखते रहे कि जी बारिशें हो रही हैं, गंदम लेट गई है, पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी, दाना भी इस तरह बेहतर होता है नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। ये जो आपकी घबराहट नहीं थी, ये आप उस वक्त शेयर कर लेते काश्तकारों से तो चलो उन्हें भी हौसला हो जाता है। जी, अगर उस वक्त के मेरे इंटरव्यू देखें, बाकी चीज़ें देखें, उसमें 2 चीज़ें ज़रूर थी। हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो तमाम चैनल्स ने हमारा नशर किया, वो ये थी कि जहाँ पे गंदम गिरी है, चूँकि गंदम इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, स्टेपल फूड है, ठीक है, तो उसको आप तरजीहन दरांती के साथ काटें। और ये मैसेज ज़िम्मेदारों ने बहुत पॉजिटिवली लिया, ठीक है, और दरांती के साथ ज़्यादातर रकबे जहाँ पे गंदम गिरी थी काटे गए, बचत हो गई। जी, वहाँ पे हमारे अच्छा, ये हमें एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे कुछ ब्रीडर्स ने और कुछ बीज तैयार करने वाले लोगों ने ये भी कहा कि हमने ये गंदम के बीज में भी ये शामिल कर दी है कि फसल गिरेगी नहीं, और अगर गिरेगी टिल्ट होगी तो फिर खड़ी हो जाएगी। ऐसा वाकई है या? जी, असल में जो जिसे हम कहते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, कि कीड़े मकोड़ों और माहौलियाती तब्दीलियों से वो थोड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारी जो नई इकसाम हैं उनके अंदर पोटेंशियल है
लेकिन रेजिस्टेंस का एक लेवल होता है। अगर उससे ज़्यादा हमारे जो अंधेरी चलती है या बारिशें होती हैं फिर तो वो एक तो एक हद तक हो सकती है। वो एक लेवल, उसके बाद फिर वो फॉल करती है। ठीक है, तो ये भी जरूर है, ये वजह भी थी कि भी वो बीज अच्छे थे। वन ऑफ द फैक्टर्स हम कह सकते हैं। उसकी वजह रीजन ये है ठीक है कि इस साल और पिछले साल पंजाब के अंदर एक नेशनल प्रोग्राम और वीट प्रोडक्टिविटी के ऊपर चल रहा है। ये बड़ा मेगा प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम के जरिए हम पंजाब के तूल अर्ज़ में हम जिम्मेदारों के साथ न सिर्फ गांव से रब्ता करते हैं, बल्कि हम 7,000 से ज़्यादा नुमाइशी प्लांट लगाते हैं, पैदावारी मुकाबले कराते हैं, बड़े प्रोग्राम्स करते हैं जहां पे हम मीडिया को इनवाइट करते हैं। हम अपनी फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को जोर देते हैं। हम नुमाइशी प्लाटों के अलावा मैसिव लिटरेचर इसमें शाया करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम गंदम का बीज भी 1200 रुपये फी बैग सब्सिडी पे देते हैं, वीडिसाइड भी देते हैं। अच्छा, तो ये जो दो प्रोग्राम इस साल जो इसने भी सपोर्ट किया इस साल, ये जो पिछले साल भी चला, उससे पिछले साल भी चला। ठीक है, इसने सीड रिप्लेसमेंट में बड़ी मदद की है, क्योंकि काश्तकारों के पास गंदम का पुराना बीज था, नई इकसाम का बीज इस सिलसिले में गया। तो हमारी इस वक्त इनिशियल जो सर्वे है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो इस वक्त तरक्की ज़्यादा इकसाम का बीज पिछले 2 साल के अंदर रिप्लेस हुआ। इस साल आप मुतमईन है कि जो बीज की फराहमी है, गंदम के बीज की फराहमी है, वो ठीक जा रही है? जी, गंदम का बीज इस साल को 90 लाख बैग के ऊपर था। अच्छा, लेकिन चूंकि गंदम का बीज महंगा है, आपके लिए में है कि चूंकि काश्तकार जो घर वाली गंदम बेशतर तो अपनी गंदम रख लेते हैं ना जी, लेकिन इसके बावजूद हमने कोशिश की कि सर्टिफाइड सीड की मिकदार ज़्यादा की जाए। उसकी रीज़न है कि साइंस ये कहती है कि आप 20% सीड रिप्लेस करेंगे हर साल। ठीक है, लेकिन अगर आपने फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है तो आप उसको 50-60% पे लेके जाएंगे। अच्छा, तो इसी हवाले से जो ये बात काश्तकार जानता है? जी बिल्कुल जानता है जी, कि जी मुझे आधा बीज जो है वो चेंज करना चाहिए। जी, उसको अगर फी एकड़ पैदावार बढ़ानी है तो उसको नई इकसाम का तरक्की दादा, साफ, बोल्ड और टैग बैग लेबल्ड सीड। इतनी मिकदार में हमारे पास बीज अवेलेबल भी है? जी मैंने अर्ज किया कि 1,60 लाख एकड़ के ऊपर इस साल काश्त हुई। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सीड का रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनकी जो कंफर्म रिपोर्ट थी और जो हम डीलर्स से और बाकी इदारों से चेक भी कर रहे थे, 90 लाख बैग पंजाब के अंदर मौजूद था। ठीक है, जिम्मेदारों ने खरीदा भी। ठीक है, उसमें सब्सिडी का भी तकरीबन 1 मिलियन के करीब बीज गया। ठीक है, और वो भी जिम्मेदारों ने खरीदा। और उसके हमने क्लेम भी पे किए। कुछ क्लेम हमें रहते हैं जो हमने जिम्मेदारों को पे करने हैं अभी। लेकिन बाकी जो क्लेम हमने पे भी किए। तो ये एक अवेयरनेस थी। उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब ने स्टार्ट के ऊपर ही एक 3,000 रुपये गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया था। वो एक बहुत बड़ी एनर्जी थी और काश्तकारों को इस तरफ इंटरनेशनल प्राइसेस भी थी। ठीक है, जिससे जिम्मेदारों को नजर आ रहा था कि इस साल अगर हमको खर्चा करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर पैकेज आया जो 30 अक्टूबर को आया, जिसमें डीएपी की कीमतें 3,500-4 हज़ार कम की गई। और मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि जो यूरिया है उसके ऊपर इस वक्त सिर्फ पंजाब के अंदर 11 बिलियन की सब्सिडी दी जा रही है। और उसकी वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसकी कीमत 6 से 7 हज़ार रुपये बैग थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट इंपोर्ट कर। चलें, आपने इस जिक्र को छेड़ दिया, आगे बात करेंगे खादों की दस्तयाबी पर और कीमत पर ना। ये बड़ा इशू है जी बिल्कुल। और आगे जो है इसकी अहमियत ज़्यादा बढ़ जानी है। गंदम को ज़रा थोड़ा सा फोकस करके फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा, आपने जो सारी बातें की, इससे ऐसा महसूस हुआ कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसमें हुकूमत का काफ़ी सारा क्रेडिट है, महकमा ज़राअत का? जी, हुकूमत के जो अपने वसाइल हैं उसके अंदर मास मोबिलाइजेशन न सिर्फ सरकार ने अपने तौर पे की, बल्कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनका एक बड़ा रोल रहा। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि डीएपी या फास्फोरस की खादें चूँकि महंगी थी, उसकी ऑफटेक कम थी, तो हमने फर्टिलाइजर कंपनी से बात की। ठीक है, हमने उनके साथ मिलकर भी गंदम की पैदावार बढ़ाओ मनसूबा शुरू किया ताकि डीएपी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़े, नाइट्रोफास का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़े। और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी भी हुई और जिम्मेदार ने उसको इस्तेमाल किया। एक तो ये फ़ायदा हुआ ना कि जी बारिशें होती रहीं और बिजली कड़कती रही बड़ी ज़ोरदार किस्म की, उससे वो नाइट्रोजन की जो कमी शमी थी और खाद दस्तियाब नहीं थी वो भी काफ़ी सारी पूरी हो गई। एक फैक्टर ये भी होगा ना जी, हमें बारिशें दस्तियाब। जी, जिस वक्त आप मूसलाधार बारिशों की बात कर रहे हैं,
हम उस वक्त यूरिया रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, वो मतलब उस फैक्टर को जी आप उस हद तक देखें, नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन हम 50 से 55 दिन की फसल तक ही करते हैं, उससे आगे नहीं है, उसके बाद नहीं करते, इसलिए फसल कि आगे मैच्योरिटी की तरफ चली गई थी, नाइट्रोजन ज्यादा डालें तो उसकी लॉजिंग हो जाती है ठीक है, और सकुलेंसी बढ़ती है, जिसकी वजह से तेला और बाकी चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, तो आप उसको उसके साथ कोलरेट नहीं कर सकते। हाँ, जो कोल्ड टेम्परेचर आया, जो टेम्परेचर डाउन हुआ आपके एलम में उससे फायदा हुआ, उससे आपके एलम में होगा कि जो फरवरी के अंदर या हालांकि हमें खदशा था कि हीट वेव आ सकती है जी, जो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि हीट वेव से गंदम को नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की 25 डिग्री से नीचे रह गया। सर मैं अर्ज करूंगा कि 25 डिग्री टेम्परेचर जो था वो एवरेज की बात हम कर रहे हैं, एवरेज की बात करें, वो एवरेज सिर्फ एक दिन टच हुआ था। अदरवाइज अगर टेम्परेचर हमारा 30 के करीब भी गया तो नाइट टेम्परेचर 15, 14, 15, चूंकि ये अजीब किस्म का मौसम हमारे जो कारीन हैं वो बड़ा अच्छी तरह जानते हैं कि रात को बहुत सर्दी होती थी, दिन को गर्मी हो जाती थी। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मिला के उसकी एवरेज निकालें तो 25 से कम बनती थी। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक तो नहीं था, लेकिन वो जो डे टेम्परेचर हीट हुआ उसकी वजह से जो सिस्टम हमारा गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर या जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के ऊपर बना हुआ था, उसको पंजाब का जो सेंट्रल पंजाब था इसने शक कर लिया बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, जब वो शक किया तो आपने देखा होगा कि बहुत हवाएं तेज चली और उसके साथ ज़ालाबारी की रिपोर्ट्स भी आई और बारिशें भी हुई। ये चूंकि सिस्टम किसी और जगह था, टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा और तो आपको पता है कि सिस्टम जनरेट करता है, तो सिस्टम ने शक किया और उसकी वजह से कोल्ड स्ट्रेस हमें 12-15 दिन और मिल गई। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये बताएं कि हमने जो एवरेज पैदावार हासिल की है इस दफ़ा, इस एवरेज से अगर हम दुनिया ना करें, आप मुतमिन हैं कि हमें इतनी हासिल करनी चाहिए या इससे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए जी, एक लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम होता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज मेजर्ड बाय इट्स वीकेस्ट लिंकेज, कि ज़मीन के इंतखाब से लेके फसल की बर्दाश्त तक के जो सारे मराहिल हैं वो काश्तकारी के अंदर अवामिल के तौर पे देखते हैं। और हम एक ऐसे खत्ते के अंदर मौजूद हैं जिसको हम एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं। हमें आप उनको लोगों कंट्री के साथ जक्सटापोज ना करें, मुआवजा नहीं करें, जिन कंट्रीज की बहुत ज्यादा इनपुट यूज है उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, ठीक है। और अगर हम ईस्टर्न यूरोप के हमारे आदत है, इस पे मजीद बात करते हैं, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पर एकड़ यील्ड पे बात करना चाहता हूँ गंदम की ना, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम ज़राअत पर मजबूरी तौर पर बात कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ज़राअत पर बात कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल पंजाब महकमा ज़राअत तोसी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी हम फ़ी एकड़ पैदावार पे बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि बड़ी अच्छी फसल हो गई, हमें काफ़ी हौसला मिल गया, इससे ये हमें पता लगा कि हम इससे आगे जा सकते हैं। उसकी वजह ये कि हमने अच्छी पैदावार ली, लेकिन इन्हीं दिनों में जब ये मौसम की फ्लक्चुएशन रही और बारिशें हुई और तूफ़ानी हवाएँ चली, गंदम का एक बड़ा हिस्सा ज़ाय भी हुआ होगा, ठीक है ना? अगर वो भी शामिल हो जाता और फिर हमारा जो थ्रेशिंग का निज़ाम है उसमें भी काफ़ी सारे जो है वो गंदम ज़ाय होती है, उसको भी हमने काउंटर करना है, कंट्रोल करना है। तो कोई कहीं आपके इदारे ने कोई एस्टिमेट किया कि कितनी हमने गंदम इसमें हमारा ज़या हो गया जिसको हम कटर करने से? जी, अगर मैं इनिशियल एस्टिमेट्स की बात करूं तो कोई 9 लाख एकड़ जो गंदम थी उसके अंदर पार्शल टू हैवी लॉजिंग की रिपोर्ट्स थी और को 35,000 एकड़ था जिसको हम हेल स्टॉर्म समझते थे कि वो तकरीबन अबव 80% लॉस हो गया है। अच्छा। तो अगर मैं दोनों ये सारा शामिल हो जाता, जी मैं उनको एस्टिमेट करूं तो वो ये 2.5 से पौने 3 लाख टन का लॉस बनता था। इसके अलावा जब हम बात एवरेज यील्ड की कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी एवरेज यील्ड कम है। अभी बायोलॉजिकल यील्ड, प्रोग्रेसिव फार्मर्स यील्ड और एवरेज फार्मर यील्ड के अंदर फर्क है। एक आम काश्तकार अगर पंजाब के अंदर ये दिस इज अ लकी ईयर कि हम लास्ट ईयर हमारा 30.99 मन था, ठीक है। इस साल को हम 33 के करीब बरानी और इरिगेटर मिला के टच करेंगे। बरानी के अंदर हमें पहले कम रिपोर्ट्स आ रही थी, जो अभी लास्ट हार्वेस्टिंग हुई तो पिछले साल से तकरीबन को 18 मन के करीब पहुंच गए हैं और इरिगेटेड में हम 34-34.5 के करीब क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी पीछे है ना जी। दुनिया के अंदर हमने ये भी देखना पड़ेगा
कि आप यू हैव टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल्स। आप ईस्टर्न यूरोप में पहुंच जाते हैं जो 80 मन है, उनकी 9 महीने की क्रॉप है। आप ईस्टर्न इंडियन पंजाब में अगर जाएंगे तो वो गंदम के बाद मोटा चावल लगाते हैं। ठीक है। वहाँ 15 नवंबर के बाद कोई गंदम काश्त नहीं करता। हमारे यहाँ ज्यादातर गंदम कपास के साथ कमाद मूंजी मक्की के बाद होती है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर हम बेहतर बीज, जमीन की बेहतर तैयारी और उसके लिए वसाइल, जो क्रेडिट भी हो सकता है, जो जिम्मेदार की पहुंच भी हो सकती है, जब उसकी जरूरत है ज़राई मुदाखिल की, उसके जेब में पैसे होने चाहिए। उसके बाद खादों का मुनासिब इस्तेमाल, जिसमें मैं बात करूंगा फास्फोरसी खादों की। ठीक है। और यहीं पे मैं आपकी यूरिया की बात भी कर लूं। ठीक है। कि पिछले 3 सालों में पंजाब में यूरिया का इस्तेमाल बेताशा बढ़ा है। जब हम बात करते हैं कि यूरिया लाइनों में मिल रहा है, उसकी एक वजह ये थी कि लोग ज्यादा उसकी वजह कि यूरिया की मार्केट में सस्ता था और गवर्नमेंट हैवीली सब्सिडाइज कर रही थी, और हैवीली सब्सिडाइज की वजह से डीएपी की कीमत बहुत ज्यादा थी। ठीक है। एग्रीकल्चर की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बियॉन्ड यूरिया इस्तेमाल भी हुआ और यूरिया का मिसयूज भी हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट 7,000-7,500 को टच कर रही थी। ठीक है। और उसमें जो अनस्क्रपुलस एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर सरकार क्या कर रही थी, 1035 FIRs हुई हैं। जिम्मेदार अगर आज कहे कि मुझे यूरिया नहीं मिला, तो मेरी से ये रिक्वेस्ट होगी कि इस साल पंजाब की सिर्फ रबी में 23,55,000 टन का खर्चा हुआ है हुकूमत पंजाब का, और ये 4,70,00,000 बोरी बनता है। कभी यूरिया इतना नहीं इस्तेमाल हुआ। अच्छा। कभी। और डीएपी जो जिसे कहते हैं नाइट्रोजन इज फॉर द लीव्स, फास्फोरस इज फॉर ग्रेन्स। ठीक है। हम तूड़ी के लिए गंदम नहीं लगाते, हम दानों के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो दानों में हमें फास्फोरस चाहिए। ठीक है। हम लोगों की कैंपेन्स के जरिए, तरलों के जरिए, डोर टू डोर सपोर्ट के जरिए, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जब 14,900 से 11,200 में प्राइस आई, ठीक है, और कंपनीज के पास बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ था, उन्होंने और स्लैश डाउन किया, तो हम 10,000 के करीब आ गए। तो वो प्राइसेस इसलिए कम हुई कि लोग फास्फोरस ज्यादा डालें, और गवर्नमेंट की एक पूरी कैंपेन चली कि आप 50 दिन के बाद नाइट्रोजन ना डालें। ठीक है। मैं उस सारी तफसील में नहीं जाता कि वो FIRs कब हुई, क्या हुई। डीएपी की भी यही सूरत हाल जी, डीएपी के अंदर ज्यादा डीएपी कम बिकी। डीएपी का जो ऑफ टेक है गंदम के ऊपर कम हुआ, और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि फास्फोरस की ज्यादा जो कहते हैं सीरियल्स आर हाईली सेंसिटिव और वनरेबल टू फास्फोरस। फास्फोरस का इम्पैक्ट सीरियल्स बहुत ज्यादा शो करते हैं। हमने फास्फोरस का कम इस्तेमाल किया, उसका इम्पैक्ट हमारे ग्रेन पे आना था। और अल्लाह ताला ने बरकत की, हमें एक्सटेंडेड पीरियड दिया 15 दिन का, जिसमें हमारी क्रॉप जो 120 दिन की बजाय 130 दिन की गई। और वो जो ग्रेन फिलिंग स्टेज के ऊपर हमें टेम्परेचर कूल मिला, दाना पूरा भर गया और हमें एडवांटेज हुआ। फिर तो सारा क्रेडिट जो है वो फितरत को ही देना चाहिए। जी, मैं समझता हूं कि फितरत ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज एन ओपन इंडस्ट्री। लेकिन ये जरूर है कि अदारे अपने वसाइल के अंदर रह के जरूर खिदमत करते हैं। आप इस बात के गवाह होंगे कि अक्टूबर से लेके मार्च तक कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा स्टेशन नहीं जहां पे हमने खुद जाके जिम्मेदारों को न सिर्फ उनसे बात की, बल्कि बाकी चैनल इस्तेमाल नहीं किए। भुट्टो साहब, मैं इस बात का तो गवाह हूं, लेकिन इस बात का भी गवाह हूं कि हमारे काश्तकारों को खाद कंट्रोल निर्ख पर नहीं मिली। खासतौर पे नाइट्रोजन का बाद में इशू आ गया। जब फास्फोरस का इशू आ रहा था तो उस वक्त लोग कह रहे थे कि भाई आगे नाइट्रोजन का इशू आने वाला है, वो तो लोकल है, उसके लिए कोई कोशिश की जाए। लेकिन हमने देखा कि पूरे सीजन में नाइट्रोजन जो है वो जो आपने निर्ख तय किए थे उस पर नहीं मिली। सर, मैं फिर यही दोबारा अपनी बात करता हूँ। हम जो सिफारिश करदा नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस, उनकी ये कमिटमेंट थी कि हमारा जितना नाइट्रोजन का गैप होगा वो हम मिलों को एक्स्ट्रा गैस देके और बाकी इंपोर्ट के साथ तय करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है। और वो इंपोर्ट के साथ तय हुआ। और इस साल, ये जो माली साल की मैं बात करूं, हुकूमत पंजाब के पास सिर्फ खादों की सब्सिडी का 17 बिलियन रुपया मौजूद है, जिसमें से 11 बिलियन हम 50% जो नाइट्रोजन के ऊपर सब्सिडी गई है
उसके लिए दे रहे हैं। ठीक है। और ताकि जिम्मेदार को 22, 23, 2400 के अंदर खाद मिले। मैं बिल्कुल ये नहीं इनकार करता कि कहीं पे इससे ज़्यादा नहीं बिकी होगी, बिल्कुल बिकी होगी, लेकिन मैं सिर्फ वही बात करूंगा कि मैं 2 बोरी नाइट्रोजन और 2 बोरी फास्फोरस, या मैं मोटी बात करूं तो 2 बोरी डीएपी या उसके मुतबादल फास्फोरस की खादें, ठीक है, जिसमें नाइट्रोफास है और बाकी खादें, कोई भी फास्फोरस की खाद, या नाइट्रोजन और उसके साथ यूरिया, या उसके बाद कैन गुआरा, या इस तरह की खादें, मैं इनकी बात करता हूं। वो सिफारिश करदा से आगे हम जब जंप इन करते हैं और यहाँ मीडिया के अंदर और बहुत खबरें चलती हैं कि जी खाद शॉर्ट होने वाली है, खाद नहीं होगी, खाद महंगी होने वाली है, तो उसकी वजह से यहाँ पे होर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज की मैं बात करता हूँ, आज हमने एक होर्डिंग पकड़ी है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हज़ारों बोरी वहाँ पे यूरिया की डंप हुई थी। अच्छा, तो इस तरह के जो केसेस हैं वो सारे इसलिए करते हैं। ये बटर साहब, खाद को डंप करना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी एफिकेसी का भी इशू पैदा हो जाता है, और फिर साथ साथ जी मैं यही तस्दीक करता चलूँ कि नाइट्रोजन या खादों की कोई एफिकेसी का इशू नहीं होता। अच्छा, व्हेन यू आर स्टोरिंग द फास्फोरस एट द रूम टेम्परेचर, तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, ना फास्ट यूरिया की ना उसी तरह बरकरार रहती है। जी, अगर आप उसे प्रॉपर जो टेम्परेचर या स्टोरेज रिक्वायरमेंट है वो दें। ये नहीं है कि कहीं पे मॉइस्चर आ जाए और वो वट्टे बन जाएं और मसला बन जाए, अदरवाइज उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन इसकी जो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर्ड जो गोदाम है, डिक्लेयर्ड की मैं बात करूंगा, डिक्लेयर्ड विद द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जो डिप्टी कंट्रोलर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके पास जो स्टॉक्स डिक्लेयर होते हैं, हमारा पोर्टल मौजूद है। उस पोर्टल के ऊपर जो फर्टिलाइजर ट्रेवल करती है फ्रॉम द फैक्ट्री आउटलेट टू द डीलर सेटअप, हम उसको ट्रैक करते हैं, सुपरवाइजरी सेल भी कराते हैं। ठीक है, उससे बिकती भी है, उसमें दरमियान में बहुत इंटरमीडिएट भी आए, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर बहुत मामला खराब हैं, फ्लाज हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कपास की तरफ आते हैं जी। गंदम तो हमने चलो जो रिजल्ट निकला, मैं सिर्फ बात खत्म करने से पहले ये करूंगा कि इस साल पंजाब के अंदर 21 मिलियन टन की अभी तक हमारे पास खबरें हैं, जो 1 करोड़ 60 लाख एकड़ के ऊपर 21 मिलियन टन है। तो इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जी इसमें महकमा ज़राअत का कोई किरदार है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर महकमा ज़राअत का ये किरदार भी ना होता तो इससे नीचे चले जाते, तो शायद हमारे लिए मसाइल होते, क्योंकि इसमें सब्सिडीज भी सपोर्ट की गई, यील्ड कंपटीशन भी हुआ, 7000 जगह के ऊपर नुमाइशी प्लांट लगे, और यील्ड कंपटीशन में हमने हज़ारों सैकड़ों लोगों से दरखास्तें ली, नुमाइशी प्लाटों के लिए भी कंपटीशन करवाया, उसकी भी हमने दरखास्तें ली, जिम्मेदारों को खेतों पे जाके फास्फोरस और बेहतर बीज की तरबियत दी। तो एक कम्बिनेशन है जिसमें हमारा अगर कोई थोड़ा हिस्सा है तो हम उसके जो क्रेडिट है उसकी अल्लाह ताला से जरूर उम्मीद करते हैं। ये बटर साहब, जब कामयाबी होती है ना, तो फिर जो नाराज काश्तकार है ना, वो भी आपसे खुश हो जाता है कि वो जो आपकी कारकर्दगी है वो सामने आने लग जाती है। लेकिन जब नाकामी होती है तो फिर वो सबके खाते में पड़ती है, और सबसे ज़्यादा महकमा ज़राअत के खाते में पड़ती है कि जी ये काम नहीं कर रहे जी, इनकी नाअहली है जी, इन्होंने ये नहीं किया जी, खाद नहीं मिली जी, पानी दस्तयाब नहीं था, बीज नाकिस थे। ये एक फितरी सी बात है। अब हम आगे चलते हैं, कपास की तरफ आते हैं जी। ये अच्छा नतीजा निकला गंदम का, उससे बड़ा हौसला मिला, जैसे मैंने आपको कहा कि काश्तकार भी खुश है और महकमा ज़राअत भी खुश है, हुकूमत भी खुश है कि बड़ा अच्छा क्रेडिट लेने की सारी तरफ से कोशिश हो रही है। तो ये एक हमें तरगीब मिली है कि हम कपास की भी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने भी 2 कदम आगे उठाए हैं, टारगेट बड़ा है, महकमा ज़राअत भी ऐसे लगता है कि मोटिवेटेड है। काश्तकार जो बिल्कुल रूठ गया था कपास की तरफ से, और सारे लोग अल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ जा रहे थे, बेशतर चले गए थे, तो अब आप क्या समझते हैं कि इन सारी तरगीबात से और हुकूमत के इक़दामात से वो हमारा काश्तकार वापस कपास की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, पंजाब के अंदर जो महकमा ज़राअत का बुनियादी काम है वो काश्तकार की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करना है, काश्तकार को खुशहाल करना है। आसान लफ्जों जी, मैं आसान लफ्जों में कहता हूँ, उसके मुनाफे में इजाफा करना है। ठीक है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फरोग देना है। ठीक है, ताकि वो पायदार ज़राअत जिसमें वो काम करता रहे, बरकरार रहे उसका, जिसमें ज़राअत में नुकसानात भी कम हो, पानी का ज़िया, मिट्टी का नुकसान या मिट्टी की सेहत और माहौल की जो आलूदगी है। यही एक ब्रेक ले लें, फिर इस पे मजीद बात करते हैं कि ये पायदार जो ज़राअत आप कह रहे हैं है क्या। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़राअत पर मजबूरी बात कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल पंजाब महकमा ज़राअत तोसी जनाब अंजम अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टर साहब, अभी हम कपास की तरफ आए हैं और कपास का जिक्र कर रहे हैं कि जी कपास की तरफ जो है हम काश्तकार को या आपका महकमा काश्तकार को कैसे राग़िब करेगा। अब आपने टारगेट भी बहुत बड़ा रख दिया और लोग तो सारे अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे चले गए, तो कैसे उसे वापस लाएंगे कि जी आ जाओ जी अब कपास उगाते हैं और इतने बड़े। जी, मैं अपनी उसी बात को ही कंटिन्यू करूंगा कि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि खरीफ के अंदर 4 फसलों की पैदावारी टेक्नोलॉजी, उनके पूरे प्रोग्राम्स, उनके पूरे प्रोजेक्ट्स। ठीक है। मैं राइस की बात करूंगा कि राइस के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है। जिसमें हम सीड सब्सिडी, वीडिसाइड सब्सिडी, माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट और मैकेनाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ ट्रांसप्लांटर्स दिए हैं बल्कि ट्रांसप्लांटर्स की एक मैसिव ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया पिछले 3 साल के अंदर और मैकेनाइजेशन आई है। ठीक है। मैं कॉर्न की बात करूंगा कि कॉर्न के अंदर सीड रिप्लेसमेंट का एक मैसिव प्रोग्राम था। ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कॉर्न के अंदर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। ठीक है। शुगर केन के अंदर शुगर केन हार्वेस्टर से लेके अर्ली हिल इक्विपमेंट तक, ब्रॉडकास्टर तक और उसके बाद सीड रिप्लेसमेंट के ऊपर, वैरायटी रिप्लेसमेंट के ऊपर हम शुगर मिल्स के साथ भी काम करते हैं। लेकिन मैंने बात पायदार ज़राअत की थी। तो इनके अंदर हमारी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा फसल सूट करती है, हमारे इस वक्त माहौल को, हमारी ज़मीनों को, हमारे एनवायरमेंटल कंडीशंस को जो सबसे ज़्यादा सूट करती है वो कपास है। अच्छा। इसलिए कि कपास पानी कम खाती है, कपास की जो इंडस्ट्री मौसमाती है, तब्दीलियां हैं इसके हिसाब से तो सूट नहीं कर रही। जी, मैं उसी को ही बात करूंगा, अगर मुझे मुकम्मल कर लेने दें। तो कपास हमारे माहौल के अंदर वो एक सूट करती है फसल, जिसको हम क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज ला के नई टेक्नोलॉजीज के जरिए ठीक है हम अपने माहौल के अंदर उसको बेहतर तरीके से ला सकते हैं। ठीक है। दुनिया के अंदर जेनेटिक मैनिपुलेशंस पे नई से नई टेक्नोलॉजीज आई हो रही है। ठीक है। और उन टेक्नोलॉजीज ने कपास को फरोग दिया। ठीक है। कपास छोटे जिम्मेदार का, मैं माजरत के साथ सोचता हूं कि इतना बड़ा बिजनेस नहीं, ये दरमियाने और बड़े जिम्मेदार का बिजनेस है। ठीक है। क्योंकि उसमें अच्छा सीड है, सारे खर्चा भी कर सकता हो, नुकसान हो, हड्डी भी सहती हो ना जी इसमें। जी, ये वनरेबिलिटी या हाई रिस्क क्रॉप कह सकते हैं। ठीक है। ये कंपेयर टू राइस के, कॉर्न के, गन्ने के, ये ज्यादा रिस्की फसल है। इसके ऊपर जो पेस्ट प्रॉब्लम आता है या इसको बहुत ज्यादा परवरिश करनी पड़ती है, बहुत देखभाल करनी पड़ती है, इसकी कई चुनाइयां होती हैं, इसकी चोनियों का मसला होता है, इसकी वीड्स का मसला होता है, सेंसिटिव नंबर ऑफ इश्यूज एंड सेंसिटिव क्रॉप। ठीक है। लेकिन हमारा इस वक्त ना सिर्फ जिम्मेदार बल्कि नॉन फार्मिंग कम्युनिटी बीज से के बोने से, छड़ियों के इस्तेमाल करने से, कपास की चुनाई से, जिनेक फैक्ट्रियों के चलने से, टेक्सटाइल मिलों के चलने तक हमारी पूरी इकोनॉमी, जिसे कहते हैं वी हैव द कॉटोनॉमिक्स, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो कॉटन बेस्ड है। जब कॉटोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उस वक्त मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, हम अगर 1 रुपए की कपास पैदा करें तो उसका 3.5 से 4 रुपए हम यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। हम अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। वो जिनिंग में जाएगी, फिर टेक्सटाइल में जाएगी, उसके अंदर वैल्यू ऐड होती है, वैल्यू एडिशन, पाइप प्रोडक्ट्स। तो बाकियों की निस्बत हमारी जो वैल्यू एडिशन है वो इसमें चूंकि ज्यादा है, तो इस हवाले से पंजाब में इस साल एक बड़ा रोबस्ट चैलेंजिंग टारगेट आया है कि हम 50 लाख एकड़ के ऊपर कपास लगाएंगे। और ये एक्टिविटी हमने, यही मैं जानना चाह रहा था कि इतना रकबा आपको दस्तयाब होगा कपास के लिए जब लोग अल्टरनेटिव की तरफ चले गए। सर, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा था कि 36,70,000 पिछले साल हमने काश्त किया था। हमने ऑफ सीजन मैनेजमेंट के ऊपर पहले काम किया कि कॉटन क्योंकि साल की फसल होती है। ठीक है। जब हम कपास को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम बकरियां चराते हैं कि उसके टींडे जो बिजलीज हैं वो खत्म हो जाएं, उसकी छड़ियां रखते हैं, फिर छड़ियों को रिमूव करते हैं, फिर छड़ियों के ऊपर हम कोशिश करते हैं पेस्ट ट्रांसफर ना हो, फिर फेरामोन ट्रैप्स लगाते हैं। तो उसके साथ ही हमने इस साल कोशिश की कि जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है तो वो फसल जिसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर
काश्तकार प्लान कर रहा है मक्की लगाने की, तो उसमें से कुछ हिस्सा हम कॉटन में लेके आए। ठीक है। हमारे यहाँ इस साल बेहतर कीमतों की वजह से तोरिया और राया, ठीक है, या सरसों, ठीक है, कनोला, जी, ये 10 लाख एकड़ पे लगा था। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ ठीक है कि पाकिस्तान ने ऑयल सीड में वैसे अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया, बिल्कुल ठीक है, और पंजाब ने उसमें लीड किया। ठीक है। हमारे पास वो नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम 2000 रुपए तिल के ऊपर और 5000 कैनोला और सनफ्लावर के ऊपर सब्सिडी देते हैं, ठीक है, और जिम्मेदार को तरगीब देते हैं कि वो फी एकड़ पैदावार बढ़ाए। ठीक है। मैं सिर्फ आपके चैनल से अर्ज करता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि जी कुछ नहीं है रह गए ने, तो इस तरह की बात नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे कॉर्न रेवोल्यूशन को भी देख रहे हैं, आप राइस रेवोल्यूशन को भी देख रहे हैं। इधर तो ठीक है। आपको अगर नहीं नजर आ रहा तो आप जरा मार्केट में फिगर्स देखेंगे, मिल्क रेवोल्यूशन को देख रहे हैं, आप सिट्रस रेवोल्यूशन को देख रहे हैं, आपको $800 मिलियन की इस वक्त एक्सपोर्ट नजर आ रही है, आपको $2.5 बिलियन की राइस एक्सपोर्ट नजर आ रही है। तो ये सारी चीजों के अंदर एक्सेल हुआ। इससे बॉर्डर साहब मैं ये अखज़ करूं कि जो आपने 8500 रुपये कीमत मुकर्रर की है, आपसे मुराद हुकूमत ने, तो इसका मतलब है वो तरगीब का सबब बनेगी ये वन ऑफ द फैक्टर। मैं इसलिए बात करता हूं कि कपास को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है। 8500 रुपये कीमत रखने का मतलब यह है कि काश्तकार खेत में खड़ा होकर अपनी फसल को संभाले, हम इसको कीमत देंगे। बाकी फसलों की कीमत की हम बात नहीं कर रहे, कपास की मार्केट करेंगे। ठीक है, हम कपास की कीमत 8500 रखेंगे, मिनिमम प्राइस मिलेगी, उसके लिए पूरा जोर लगा रही है हुकूमत कि वो मिलेगी। मतलब ये आप एश्योर करवा रहे हैं जी, मैं आप बेफिक्र हो के वो असल में इसलिए घबराया हुआ है कि पिछली फसल उसके पास घरों में पड़ी है, मैं उसी की बात करता हूँ। अगर कोई किसी जगह पे कपास पड़ी हुई है, मेरा नंबर आपके पास है, आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, वो उठवाएंगे। ठीक है। जिन फैक्ट्रीज के पास अगर कोई कपास पड़ी हुई है तो हम एप्टमा के साथ और बाकी इदारों के साथ राब्ते में हैं, और 1 मार्च से अब तक, 1 मार्च से 1 अप्रैल तक 1.5 लाख बेल्स जो पड़ी हुई थी निकली हैं। ठीक है। अभी तक जितनी बेल्स पंजाब में है, मैं नंबर दे देता हूं, 2,04,000 बेल। ठीक है। वो सारी हम तमाम एप्टमा के मेंबर्स को हमने कन्वे किया है। उठाएं इस साल इस महीने के बाद आप देखेंगे कि जो इस वक्त पीसीजी और बाकी दोस्तों से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 50-60 हज़ार बेल रह जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब का मैं मशकूर हूं कि उनके इल्म में लाया गया और उन्होंने स्पेशल इसके ऊपर नोटिस लिया कि नहीं, अगर हम कपास की बात कर रहे हैं तो कपास के जिम्मेदार के लिए काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, 8500 रुपये कीमत दी है। प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम एक और भी आया है जिसमें 400 अरब रुपया हम जिम्मेदार को क्रेडिट भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैकेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि मशीनरी इंपोर्ट के ऊपर भी सब्सिडी जा रही है। ठीक है। पुराने ट्रैक्टर के ऊपर भी सब्सिडी जा रही है। यूथ प्रोग्राम भी आया है जिसमें काश्तकार छोटा भी शामिल है, 5 लाख तक कर्जा ले सकता है। तो बहुत सारे लंबे प्रोग्राम है। और सब ये तो बड़ी हौसला अफजा है जो आपके इकदाम हैं, लेकिन इसमें एक अहम फैक्टर जो है वो पानी की दस्तयाबी का है। अच्छा, पानी तो आपके पास होगा तो आप फराहम कर सकेंगे, अगर पानी नहीं है तो जाहिर है उसका लामहला असरात, उसके असर इफेक्ट जो है वो हमारी फसलों पर आएगा। कपास के लिए भी हमें जाहिर है एक बड़ा मसला होता है कि पानी की दस्तयाबी का। तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे हमारा जुनूब पंजाब के इलाके जो है जहाँ जहाँ कपास काश्त होती है, अगर पानी बर वक्त दस्तयाब नहीं है तो बड़ा मसला होता है। जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। इस साल चूँकि आपके इल्म में है कि अभी हम मई के महीने में हैं, तो अभी भी हमें उतनी गर्मी नहीं है जो आज शुरू हुई है, कल तक बारिशें थी। तो जहाँ से ये बर्फ़ पिघल के हमारे दरियाओं में पानी आना है, वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर की क्या पोजीशन होगी। तो जाहिर है स्नो मेल्टिंग नहीं है। स्नो मेल्टिंग ना होने की वजह से हमारे दरियाओं में पानी कम है। बारिशों से इतना पानी नहीं आया कि हम अपने दरियाओं से बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकें। तो इस वक्त जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसको इरसा कहते हैं, उनकी जो लास्ट रिपोर्ट है पंजाब और पाकिस्तान के लिए, वो कह रहे हैं कि अर्ली खरीफ के अंदर पंजाब में 27%, बल्कि पाकिस्तान में पंजाब एंड सिंध 27% शॉर्टेज होगी और लेट में 10% शॉर्टेज होगी। ठीक है। लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट चूंकि कपास के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से गिरफ्त है, तो पंजाब में कल की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि साउथ पंजाब में सिर्फ 6 से 7% शॉर्टेज आ रही है। अच्छा,
वो मैनेजेबल, इतनी तो मैनेजेबल है जी। बाकी जो शॉर्टेज है हाँ। वो अपर पंजाब को डाइवर्ट करके पानी को दूसरा इस्तेमाल, जो 27% पंजाब में शॉर्टेज है उसको साउथ पंजाब में हम 20% और रिड्यूस पे कर रहे हैं। अच्छा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे रिवर फ्लो बेहतर होंगे तो इनको आप बेहतर करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, डिवीजन में जा रहे हैं, इरिगेशन और महकमा जहां कड़वा पानी है जेर जमीन वहां जी, वहां पे इस वक्त हमारा फोकस ये है कि आप डीजी खां राजनपुर को ज्यादा पानी दिलवाएं, हम बहावलपुर, रहीम खां और बहावल नगर को ज्यादा पानी दिलवाएं, और हम अपनी जो ये थल कनाल है जहां से हमें लिया और मुजफ्फरगढ़ में पानी आना है उसको ज्यादा पानी दिलवाएं, ठीक है, ताकि पानी की कमी ना हो। उसे पूरा किया जाएगा। मेरी आपके चैनल्स के तवज्जुह से ये जिम्मेदारों से भी रिक्वेस्ट होगी कि जब हम पानी को किसी और के हिस्से का काट के कपास के लिए लेके आ रहे हैं तो खुदा के वास्ते इसको कपास के लिए इस्तेमाल करें, जाया भी ना करें, इसको जाया भी ना करें, इसको कपास के लिए इस्तेमाल करें कहीं और इसको दूसरी फसलों के ऊपर फिलहाल ना करें, क्योंकि ये कपास के लिए हुकूमत पंजाब का कपास की बहाली का मंसूबा है। तो बहाली के लिए है हुकूमत पंजाब की तरफ से 6 लाख एकड़ के ऊपर 1000 रुपए सीड सब्सिडी भी है, वाउचर बेस्ड सब्सिडी है, 12 तगड़ी वैरायटीज के ऊपर है, 13 कंपनीज दे रही हैं। अपने डीलर से डिमांड करें कि सब्सिडी वाला वाउचर चाहिए और उसके मैक्सिमम हम फंड ट्रांसफर भी कर रहे हैं, उससे फायदा लें, सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करें। और सब हमारे आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, बस सिर्फ मैं एक आपसे कमेंट चाहूँगा। आपने तवील अरसा महकमा ज़राअत में गुजारा, जितना आप क्लोजली सारी चीज़ों को देखते हैं, शायद ही कोई बंदा जो है इतना एक्सपर्ट हो। ये बताइएगा कि ये महकमाती जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इनके असरात आप कपास पर कैसे देख रहे हैं कि ये हम बदलते मौसम में चलें, अल्लाह ने मेहरबानी की, गंदम पर तो अच्छा इफेक्ट हो गया, तो यही मौसम ये लग रहा है कि मानसून की बारिशें फोर्सी की जा रही हैं, कम होंगी इस दफ़ा, तो ये जो बदलता मौसम है ये हमारी कपास को बचा जाएगा या खदशात और ख़तरात हैं? जी, मैं एक बड़ी मोटी बात क्या करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट डिक्टेटिंग एग्रीकल्चर, वो हमारी ज़राअत को डिक्टेट कर रहा है। हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं है, हमारी क्लाइमेट शिफ्ट है। हमारा जो मॉनसून सीजन है वो जून से सितंबर की बजाय अगस्त सितंबर में सिकुड़ गया है, और इन बेरब्त और बेशुमार बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं, टोरेंशियल रेन्स की वजह से। इससे सीखना है। तो मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि हमारी साहिवाल और फैसलाबाद डिवीजन में कपास की रिप्लेसमेंट की वजह ये थी, ये साल अभी तक जो महकमा मौसमियात की सीजनल फोरकास्ट है, गर्म साल है, कम बारिशें हैं, कपास के लिए बेहतर है, कपास के लिए बेहतर है, बिजली की, डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं, ज़मीन से पानी निकाल के ऐसी फसलों पे लगाने की बजाय कपास को ज़्यादा लगाएं, कपास बेहतर होगी। तो खुश्क मौसम में आप कपास संभाल सकेंगे, खुशहाल होगा, जैसे ही चेंज होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज के मुताबिक पोटाश खादों का जरूर इस्तेमाल करें, न्यूट्रिएंट को देखें, फसल को फेरा मारते रहें ताकि कीड़ों मकोड़े हो। बाकी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला जब तक साथ ना हो ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती है। अंजुम भुट्टो साहब, बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने गंदम और कपास पर बात की, भुट्टो साहब ने बड़ी हौसला अफजा बातें की हैं और बहुत सारी खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं। आपको सब्सिडी पर क्या क्या कुछ फराहम किया जा रहा है ये भी बताया है, और ये भी बताया है सबसे अहम मामला कि जो हमारी पानी की कमी है उसको भी दूर करने के लिए हुकूमत काफ़ी सारी कोशिशें कर रही है। कपास उगाएं, खुद को भी खुशहाल बनाएं, मुल्क को भी खुशहाल बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।